अब तक हमने अपडेट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जब कोई नया ऐड करे रिकॉर्ड, और उसके बाद अब अगर मैं इस पे ऐड पे क्लिक करता हूं, अब मैं अगर इस ऐड बटन पे क्लिक करूं तो ये मेरे सामने खुलता है और देखिए यहाँ पर अकाउंट्स लिखा हुआ आया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक ये है कि अगर मैं दोबारा क्लिक करूं और इस पे क्लिक करूं तो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे मैं कैंसिल करता हूं और मैं दोबारा से अगर ऐड बटन पे क्लिक करूं तो ये मेरा साफ नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे ये साफ भी करना है जैसे ही मैं इसे कैंसिल या सेव करता हूं, ताकि ऐड करते वक्त इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई डेटा ना हो। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि इसे ये डिलीट करता रहे, इसके अंदर जो भी कुछ है साफ कर दें। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड क्यों करते हैं? ताकि इसे हम इस प्रोग्राम से बाहर कहीं से कॉल ना कर पाए। वॉइड क्योंकि इसमें कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा, और मैं इसका नाम रखता हूँ क्लियर डेटा। मान लीजिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है क्लियर डेटा, और ब्लॉक ऑफ कोड के लिए आपको पता ही है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो txt डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो कुछ भी है उसे हम साफ कर दें, और उसके लिए हम डबल कोट और ये इस तरह से लिख सकते हैं कि अब टेक्स्ट txt डिपार्टमेंट नेम के आगे जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप कुछ ना रखो, साफ कर दो जो कुछ भी है। और जब भी मैं इसको कॉल करूंगा इस प्रोग्राम को, अब इस प्रोग्राम को जैसे ही कॉल करेंगे तो ये मेरे पास उसी वक्त ये काम कर लेगा और टेक्स्ट डिपार्टमेंट को साफ कर देगा, txt डिपार्टमेंट को साफ कर देगा। तो इसको हम करते हैं, और बटन सेव के मल्टी व्यू या इसके होने के बाद जैसे ही इसने डेटा कर लिया है या इसके आने के बाद भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि ये डेटा क्लियर कर दें तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ क्लियर डेटा। क्लियर डेटा अगर मैं करूँगा तो ये साफ कर देगा। तो यानी कि जैसे ही मैं सेव कर लूँगा तो ये क्लियर कर देगा। हम एक काम और कर सकते हैं, जब भी ये कमांड कॉल करें उससे पहले भी इसे क्लियर करें, ताकि कोई अगर पुराना डेटा है तो भी हट जाए। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम दे सकते हैं इसको। तो किसी प्रोग्राम को रीयूज करने का एक तरीका है ये। अब मैंने इसी प्रोग्राम को बार बार यहाँ ना लिख के, क्योंकि अब आप कहेंगे कि यहाँ तो एक ही लाइन है, इसको हम लिख सकते थे, यहाँ पर इतना प्रोग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हम एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाने वाले हैं। अभी तो फिलहाल एक ही फील्ड है, जब मल्टीपल फील्ड्स होंगे तो मैं एक ही जगह डिफाइन करूँगा और उनको बार बार कॉल करता रहूँगा कहीं पर भी। तो अब हम इसको चला के देखते हैं ये क्या करता है, क्या ये हमारे लिए डेटा को साफ करता है। और एक और भी काम कर सकते हैं, जहाँ पर ऐड बटन है वहाँ भी लिख सकते हैं क्लियर डेटा। तो जब भी बटन ऐड पे क्लिक होगा तब भी साफ कर देगा। तो हमने इसका 3 जगह इस्तेमाल किया इस एक ही प्रोग्राम का। इसको एक बार रीबिल्ड करते हैं और इसको एक बार देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। तो देखिए इसने क्लियर कर लिया, लेकिन आपको याद होगा कि एक हिडन फील्ड भी होता है हमारे पास। जब हम इनमें से किसी को क्लिक करते हैं तो हिडन फील्ड में वो वैल्यू आ जाती है। तो मुझे उस हिडन फील्ड को भी साफ करना चाहिए। तो अगर मैं अब इस क्लियर डेटा, अब ये क्लियर डेटा प्रोग्राम कहाँ है, अगर हम इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ ढूंढे कि कहाँ पर वो प्रोग्राम है, गो टू डेफिनेशन, तो देखिए मुझे वहीं ले आया। तो अगर कहीं ऊपर नीचे या किसी और फाइल के अंदर वो प्रोग्राम है जिसे कॉल कर रहा हूँ तो उसे भी मैं कर सकता हूँ। अब मैं इसका HFID डॉट वैल्यू को 0 करना चाहूँगा, ताकि इसके अंदर कोई आईडी सेव ना रहे जब मैं क्लियर करना चाहूँ डेटा। तो अब इसको भी कर लेते हैं एक बार रिबिल्ड। इससे मेरा वो डेटा जो HFID के अंदर वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ये क्यों किया गया है अब देखते हैं। कि एक परेशानी ये है कि बटन सेव चाहे इंसर्ट करें चाहे अपडेट करें, उसके लिए सेव बटन तो एक ही है और वो ये है। हमारे पास 2 अलग अलग बटन नहीं है।
इसको कर सकते हैं कि एक बटन और बना दें और जब कोई एडिट करें तो वो वाला बटन विजिबल कर दें और जब ऐड करें तो दूसरे वाला बटन विजिबल कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट दोनों बटन्स को हम हाइड कर दें। एक तरीका ये हो सकता है और दोनों में अलग-अलग प्रोग्राम लिख लें। अगर हम इसी प्रोग्राम को रीयूज़ करना चाहते हैं तो हमें अब एक इफ कंडीशन का सहारा लेना पड़ेगा। और वो इफ कंडीशन कहाँ होना चाहिए देखते हैं। अब चूंकि मैं इस डीबी स्ट्रिंग का तो इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा, तो मैं यहां पर इसको रहने देता हूं और यहां लिखता हूं इफ। अब मुझे पता है HFID की वैल्यू अगर मेरा अपडेट होता है तो कुछ होगा जरूर, वरना उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको कि मैंने जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं और ऐड करते ही वो वैल्यू को 0 कर लेता है क्लियर डेटा करते वक्त। तो ये तो मेरा अगर 0 हुआ तो मैं इंसर्ट करूंगा, एल्स मैं इसके अंदर एल्स करते ही मैं इसके अंदर अपडेट करूंगा। तो अपडेट करते वक्त ये तो मुझे चाहिए होगा, तो मैंने इसको यहाँ रख लिया। इसमें अपडेट का एसक्यूएल है और मुझे ये वाला जो है कमांड ये मेरे को हर बार चाहिए होगा। तो मैं अगर इसको यहाँ रख दूं तो मेरा काम चल सकता है। अब इसके अंदर देखिए कि ये एरर दे रहा है एसक्यूएल के आगे। इसलिए एरर दे रहा है कि ये जो डेफिनेशन है एसक्यूएल का वो इस ब्लॉक के अंदर है, तो इसके अंदर प्राइवेट में है, ये नहीं समझ पा रहा है। तो कह रहा है कि एसक्यूएल इस संदर्भ में करंट कॉन्टेक्स्ट में कहीं नहीं है। तो इसको हम बचाने के लिए एक काम कर सकते हैं। अगर हम ऊपर यहाँ पर डिफाइन कर दें स्ट्रिंग एसक्यूएल इज इक्वल टू नथिंग, कुछ नहीं है इसके अंदर, और अब हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को हटा दें, जो हमने वेरिएबल को डिफाइन किया था, यहाँ से यूज कर लें, असाइन कर लें, तो वो एरर दूर हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये कमांड जो नॉन एग्जीक्यूट है ये हम अपडेट के समय यूज कर पाए, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया और हम इस कनेक्शन को क्लोज करना चाहेंगे जब कमांड हो जाएगा, चाहे इंसर्ट हो चाहे अपडेट हो, उसे हम बाइंड भी करना चाहेंगे और डेटा क्लियर भी करना चाहेंगे और मल्टी व्यू 0 करना भी चाहेंगे। अब आते हैं कि अगर हमें ये वैल्यू 0 होती है हमारी, यानी कि हम डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम एसक्यूएल क्या लिखेंगे, एसक्यूएल स्ट्रिंग क्या लिखेंगे। उसके लिए फिर हम वही करते हैं, हम एसक्यूएल का मैनेजमेंट स्टूडियो जो है उसका सहारा लेते हैं और अब हम एक काम करते हैं, यहां पर चेंज टाइप इंसर्ट वैल्यूज करते हैं। इंसर्ट वैल्यूज करते ही देखिए आपके सामने एक एसक्यूएल क्वेरी आ चुका है। अब इसके अंदर हमें पता है कि हम आईडी में कुछ डालना नहीं चाहेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, पर हम यहाँ कुछ डालना चाहेंगे। यहाँ हम कुछ XYZ लिख देते हैं और देखते हैं तो कुछ ऐसा आता है। और दूसरी बात, हमें ये भी नहीं चाहिए था तो इसे भी हटा देते हैं। तो देखिए इसने आपके लिए कुछ कमांड तैयार करके दिया है एसक्यूएल का सिंटेक्स, और उसने कहा है कि इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, जो मेरा टेबल है उसके अंदर क्या इंसर्ट करना है, कहाँ पर, डिपार्टमेंट नेम के अंदर वैल्यू लेके आ जाओ। क्या लेके आना है वैल्यू, जो कि XYZ है। और अगर हम इसके n को हटा देते हैं तो कुछ इस तरह से बना। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसको फिर वही हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और अब हम चाहेंगे कि ये SQL इज इक्वल टू मेरा कुछ ये हो जाए, तो मैं इसे अगर ऐसे करता हूं तो मेरा SQL कमांड कुछ इस तरह से हुआ, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट का जो नाम है सिर्फ यही अपडेट करना है एक फील्ड, तो हमने सिर्फ इसी को रहने दिया और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया और जो वैल्यू आया। अब हमें यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास जहाँ से डेटा आएगा उसे यहाँ पेस्ट करना है। तो यानी कि अब फिर हम कॉन्केटिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारे पास दो स्ट्रिंग हो गए, एक तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का स्ट्रिंग, और दूसरा मेरा स्ट्रिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। इस बीच में मैं इस स्ट्रिंग को डालना चाहूँगा जो मेरे पास टेक्स्ट डिपार्टमेंट के टेक्स्ट में है, TXT डिपार्टमेंट नेम के टेक्स्ट में है। तो इस तरह से मेरे पास तीन स्ट्रिंग्स को मैंने फिर कॉन्केटिनेट कर लिया, 1
एंड देन 2 और ये 3। तो 3 को हमने कॉन्केटिनेट कर लिया। अब ये तो मेरा हो गया इंसर्ट इनटू का एसक्यूएल स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम सेम वही करेंगे जिसमें कि हमें अब कमांड बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो अपडेट कर देगा। पर हम क्या चाहते हैं कि जब हम अपडेट करें तो आइडेंटिटी जो भी इसने बनाया है ये रिटर्न करे मुझे। वो क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नया बनाने के बाद उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको रीड भी करना चाहेंगे। यानी कि जब ये अपडेट हो जाए तो ये क्या नंबर इसने जनरेट किया है वो मुझे वापस चाहिए। जैसे नया जैसे इंसर्ट करूंगा तो ये 5 नंबर रिटर्न करना चाहिए। तो उसको गेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन हम इसे बोलते हैं सेलेक्ट आइडेंटिटी। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेलेक्ट @ आइडेंटिटी। @ लिख करके हम किसी फंक्शन को अपने क्वेरी के अंदर कॉल कर सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरी के अंदर। अगर मैं इस कमांड को देखूं, इस एग्जांपल को देखूं, तो इंसर्ट एक टेबल है कोई, उसके अंदर नेम, कॉस्ट रेट और ये फील्ड के नाम हैं और उसके अंदर कुछ उसने इस तरह से लिखा है और ये वैल्यूज लिया है और गेट डेट करेंट डेट को लिया है। जब ये कमांड इंसर्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसने कहा है एक फंक्शन कॉल करो एज आइडेंटिटी। यानी कि मुझे एक आइडेंटिटी जो भी आपने जनरेट किया है, क्योंकि इसने एक जनरेट किया होगा ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी नंबर को मुझे रिटर्न करो और उसका नाम रखो आइडेंटिटी। उस जब क्वेरी आती है तो आपको पता है कि क्वेरी के अंदर एक फील्ड का नाम होता है और उसके अंदर वैल्यू होती है। तो ये कहता है कि उस फील्ड का नाम आप रखो आइडेंटिटी। पर हम चाहते हैं कि जब ये फील्ड का नाम रख लें तो उसको हम गेट कर सकें। तो दरअसल में इसमें हम अब सिर्फ एसक्यूएल कमांड से डेटा को अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम डेटा को इंसर्ट भी करेंगे और कुछ डेटा गेट भी करेंगे। तो यानी कि दोनों को मिक्स करके करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब इस एसक्यूएल स्ट्रिंग के अंदर हमें एक और लाइन ऐड करनी है और उस लाइन को ऐड करने के लिए सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना होता है कि अगर आप कभी भी मल्टीपल लाइंस लिखना चाहते हैं एसक्यूएल क्वेरी में तो आपको सेमीकोलन देके दूसरी कोई लाइन लिखनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए मैं अब लिखना चाहूं अगर कि सेलेक्ट @आइडेंटिटी, तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ता है। यानी कि ये स्टेटमेंट का क्लोजर मुझे जैसे हम सी शार्प में करते हैं वैसे यहाँ भी देना पड़ता है। अगर नहीं देते हैं तो इसका मतलब वो अंडरस्टूड करता है कि आपका एंड हो चुका है स्टेटमेंट। तो मुझे ये ऐड करना है अपने एसक्यूएल कमांड के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पर अगर ऐड करना चाहूँ तो इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। तो अब ये जब इंसर्ट करेगा तो आइडेंटिटी को भी लेके आएगा। लेकिन लेके कैसे आएगा, उसको लाने के लिए हम एसक्यूएल रीडर, डाटा रीडर का इस्तेमाल करते हैं और इसका वेरिएबल का नाम हम एसक्यूएल डाटा रीडर रख लेते हैं फिलहाल। अब इसका इस्तेमाल करेंगे डेटा रीडर का। उसके लिए अब हम कह सकते हैं कि एसक्यूएल डेटा रीडर इज इक्वल टू, अब हमने कमांड यूज किया हुआ है, जो ऊपर हमने कमांड बनाया है और उसके अंदर हम कहना चाहते हैं एग्जीक्यूट रीडर। यानी कि जो रीडर है जो अब ये रीड करेगा, ये रीड क्या करके लाएगा, पहले इंसर्ट करेगा उसके बाद उसकी आइडेंटिटी को रीड करके लाएगा और इस कमांड के थ्रू से ये रीड करके ला सकता है। अब अगर इसने कुछ रीड किया है, मान लेते हैं कुछ रीड किया है, तो अब हम व्हाइल कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइल यानी कि जब तक रीड करते रहो, क्योंकि इसमें ना हो सकता है कि कई बार एरर दे देता है, सिंगल रिकॉर्ड को नहीं ला पाता है। तो हम कह सकते हैं जो हमने अभी एसक्यूएल रीडर, डेटा रीडर
एसक्यूएल डेटा रीडर जो बनाया है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो कुछ आया है उसे रीड करो। अब इसके अंदर कुछ वैल्यू आई होंगी, उसको रीड कीजिए। रीड करने के बाद अब आप चाहें तो यहाँ एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं, और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिख सकते हैं कि जो कुछ भी लेके आए हो उसको किसी स्ट्रिंग में डाल दीजिए। तो स्ट्रिंग एक हम और बना लेते हैं, जिसका नाम फॉर एग्जांपल रखते हैं string और strid, जो मेरा नया आईडी आएगा वो, और इज इक्वल टू मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ फिलहाल, या 0 रख लेता हूँ, कुछ 0 लेके आया मान लीजिए। अब मैं कहना चाहूँ कि strid जो है इसके अंदर उस वैल्यू को रीड करके लेके आओ। अब क्या लेके आओ, जो मेरा एसक्यूएल डेटा रीडर जो है, एसक्यूएल डेटा रीडर जो लेके आया है उसके अंदर पहले रिकॉर्ड को, यानी कि बाय डिफॉल्ट कुछ लेके आया होगा उस पहले रिकॉर्ड को। अब ये पहला रिकॉर्ड जो है मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा स्ट्रिंग है, तो मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन का एरर दे रहा है, कह रहा है ऑब्जेक्ट cannot implicitly convert type object to string। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, नॉर्मली कास्टिंग करते हैं या टू स्ट्रिंग आप यूज करेंगे, और इस तरह से आप उस आईडी को कैप्चर कर सकते हैं। अगर अब आपने ये कैप्चर कर लिया है तो आप चाहेंगे कि ये मेरे कहीं पर शो हो जाए, तो आप इस str से शो भी करा सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं करना है, मैं चाहूँगा कि ये होने के बाद ये मेरा डेटा बाइंड कर ले, कनेक्शन को क्लोज करें, डेटा बाइंड कर ले, और जो भी कुछ मेमोरी में डेटा है जो मेरे टेक्स्ट बॉक्स में है उसे क्लियर करें, और एक्टिव जो हमारा मल्टी व्यू एक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू 0 कर लें। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं, फिर हम इसे दोबारा समझेंगे। तो इसके लिए हम इसे रिबिल्ड करते हैं। और अब इसे हम एक बार रन करते हैं। इसमें हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर हम एक डिपार्टमेंट लिख देते हैं, जैसे सेल्स, और इसे सेव करते हैं, देखते हैं क्या करता है। देखिए उसने सेल्स सेव कर दिया है, और इसको भी एक बार हम डिपार्टमेंट को देखते हैं सिलेक्ट क्वेरी में कैसा नजर आता है। और इस पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, टॉप 200 देखता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट आ चुका है। तो अब तक हमने जो कुछ किया अब तक वो था एक तो एडिट और ऐड। अब इस ऐड वाले प्रोग्राम को दोबारा से देखते हैं अपने सिस्टम में। तो सबसे पहला काम हमने एसक्यूएल स्ट्रिंग बनाया, जैसा कि बनाना पड़ेगा कमांड को देने के लिए, जिसके अंदर हमने ऐड किया एक फंक्शन जो कि रिटर्न करता है एक आईडी को। हालांकि इसका अभी आपको कोई खास मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका फ़ायदा क्या है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे इसका फ़ायदा क्या होता है। फिलहाल हम इसे एज ए स्टैंडर्ड प्रोग्राम यूज़ करेंगे। और फिर मैंने एक कमांड क्रिएट किया, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि डेटा को अपडेट या इंसर्ट करने के लिए एसक्यूएल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने एसक्यूएल डेटा रीडर का इस्तेमाल किया, जिससे कि डेटा को रीड करके लेके आएगा किसी डेटाबेस से, और वो ये था, यानी कि आफ्टर इंसर्टिंग सम रिकॉर्ड्स वो आइडेंटिटी को लेके आएगा हमारे लिए। इसके बाद हमने डेटा रीडर को एग्जीक्यूट किया। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने पूरा का पूरा कमांड के अंदर जो कुछ भी था सब रन किया, यानी इंसर्ट भी किया और डेटा गेट भी किया। रीडर ने इस डेटा को कैप्चर कर लिया जो मेरा इंसर्ट हुआ, और जब इंसर्ट हो गया तो उसके बाद इसने यहाँ पर मेरे पास डू वाइल करते हुए एक वाइल हमने कंडीशन चलाया था कि अगर कुछ मिलता है रिकॉर्ड तब ये मेरे str में भेज दो। हालांकि इसका इस्तेमाल अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम जैसे बाद में करेंगे इसका फायदा देखेंगे क्या फायदा होता है इसका। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और अगले एपिसोड में देखेंगे कि अगर कोई गलत डेटा एंटर करता है, मान लीजिए
अभी तो इसमें कुछ भी लिखेंगे टेक्स्ट चला जाएगा, लेकिन कई बार हम वैलिडेशन भी लगाते हैं। तो वैलिडेशन के लिए हम क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे। यानी कि कोई अगर खाली सेव करना चाहे तो ना कर पाएँ। अभी तो जैसे कि हमने एक खाली रिकॉर्ड सेव किया था, हम चाहते हैं कि और खाली रिकॉर्ड सेव ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे हम वैलिडेशन कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले बार तक के लिए नमस्कार।